हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये एनसीईआरटी का क्लास 10th का चौथा चैप्टर कृषि, जो हम लोग कल इसमें पार्ट 1 अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इसमें मोटा अनाज तक हो चुका था। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो दाल दलहन, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग उसके बाद। चलिए यहाँ से कहता है कि भारत जो है ना, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। यानी उत्पादन भी करता है और उपभोक्ता भी करता है, खाता भी है। कहता है शाकाहारी में दालें सबसे अधिक प्रोटीन लायक होती है। यानी शाकाहारी की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ मिलता है आपको? दाल में मिलता है। कहाँ मिलता है ये? दाल में मिलता है, ठीक है। दाल में क्या क्या हो सकता है? जैसे तूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर है, मटर है, चना है। ये भारत क्या है? मुख्य दलहनी फसलें, ठीक है। क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा दालें खरीफ में है और कौन सा दालें क्या है? रबी में उगाई जाती है। रबी मतलब ठंडी के मौसम में। तो ठंडी में जैसे मान लीजिए मसूर का ठंडी के मौसम में आ जाती है, मटर हो गया ठंडी के मौसम में, रबी फसल है, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये सब रबी फसलें, इस तरह आपको बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं। कहते दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। दाल क्या होता है? कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें सूक्ष्म परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, ठीक है। सूक्ष्म परिस्थिति में ही उगाया जाता है। ये फलीदार फसलें होने के नाते अरहर के छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वरता को बनाए रखती है। देखिए, दाल उगाने से एक तो आपको प्रोटीन मिलता है, दाल मिलती है देश को लिए। दूसरा क्या है कि आपको जमीन जो है ना, मतलब लैंड है, उसका भी प्रॉफिट है। इसमें क्या प्रॉफिट है कि आप अगर दाल अगर उगाते हैं तो आपका एक नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन भी आपको क्या है, वो धरती के अंदर समाहित करता है। एक छोड़ दे तो खाली अरहर छोड़ा करके, जैसे ये मान लीजिए कि आप मूंग उगा रहे हैं, चाहे तो आप मसूर उगा रहे हैं, तो क्या उससे आपको नाइट्रोजन उर्वरता बढ़ाता है भूमि को, ठीक है। सच को समझिए। आइए आगे बात करते हैं। अंततः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों का आवर्तन में बोया जाता है। रोटेटिंग सिस्टम मतलब अन्य फसल के बाद दूसरा फसल उगाते हैं ना, इस तरह से क्या है, रोटिंग करके, अगर रोटेटिंग करके अगर आप उगाते हैं तो आपको क्या है, इसमें आपको खेत का उर्वरता बना रहता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका दाल के क्या है, मुख्य उत्पादक है। कौन कौन? सबसे पहले कौन होगा? मध्य प्रदेश दाल में। फिर कौन है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। ये दाल का क्या है, मुख्य उत्पादक राज्य है। आइए आगे देखते हैं। कहते हैं खदानों के अलावा अन्य खाद्य फसलें भी हैं। जैसे खदान तो खाने वाला हो ही गया, उसके बाद और भी क्या है, फसल है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे गन्ना। गन्ना क्या है? एक उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यहाँ 21 डिग्री सेल्सियस लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक और 75 डिग्री सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक क्या वर्षा उसको चाहिए। और उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में प्रदेशों में सिंचाई कब से होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत है अगर गन्ना उगाइएगा तो। जब से बुआई किए तब तक, और जब तक इसको पूरा कंप्लीट गुड़ नहीं निकाल लेते हैं तब तक क्या है, इसमें मेहनत आपको लगेगा ही लगेगा। तो ब्राजील के बाद भारत क्या है, गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे नंबर 1 कौन है? ब्राजील। दूसरा कौन है? भारत। ब्राजील के बाद बात क्या है, अगर देखा जाए तो भारत क्या है, गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी, गुड़ और ये खांडसारी और क्या है, सीरा बनाने के काम आता है। यह गन्ना जो है, गन्ना का प्रयोग दिखाया गया है। गन्ना किस किस में प्रयोग आता है, समझ गए। चीनी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए, ये खांडसारी बनाने के लिए और सीरा बनाने के लिए, ये सब काम आता है। उत्तर प्रदेश प्रथम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा, ये सब क्या है, मुख्य उत्पादक है। किसका? गन्ना का, राइट। ये देखिए गन्ने का कृषि कैसे किया जाता है, अब देखिए आराम से यहाँ बताया गया है।
अब हम लोग बात करने वाला तिलहन के बारे में बात करते हैं। कहता है कि 2018 में भारत में विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या तिलहन उत्पादक देश है। सन 2018 में तोरिया का उत्पादन भारत क्या है विश्व में, कनाडा और चीन के बाद तीसरा उत्पादन है। किसमें? तोरी उगाते हैं ना, उसमें क्या है, कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान है भारत का। देश में कुछ बोए गए क्षेत्र का 12% भाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती है। कितना? 12%। इसमें देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी, ये सब भारत में उगाए जाने वाली मुख्य तिलहन फसल है, जिससे क्या ऑयल का प्राप्ति होती है, तेल की प्राप्ति होती है। इनमें से अधिकतर खाद है और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु कुछ तेल बीजों की साबुन, प्रसाधन यानी श्रृंगार बनाने के लिए, आवटन, उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें अधिकतर क्या है, लोग खाते ही हैं। कुछ श्रृंगार के लिए हो गया, कुछ उद्योग में आपको दवाई बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और कुछ हम शरीर में भी लगाते हैं। मूंगफली शरीर, तो मूंगफली खरीफ की फसल है। यहाँ देश में मुख्य तिलहनों कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात में मूंगफली का सबसे बड़ा, देखिए यहाँ याद रखने की जरूरी है, गुजरात जो है ना मूंगफली का सबसे क्या है, यानी प्रमुख उत्पादक राज्य है। सबसे कहाँ मूंगफली होता है? गुजरात में। इसका अतिरिक्त राजस्थान में होता है, तमिलनाडु, थोड़ा बात करते हैं। मूंगफली का अन्य मुख्य क्या है, उत्पादक है। अगर 2019 और 20 की बात करते हैं, अलसी की बात है, चलिए आगे देखते हैं। अलसी और सरसों के रबी की फसलें हैं, रबी के फसल। अलसी और सरसों क्या है, ये रबी फसल है। तिल और उत्तरी भारत में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी फसल है। देखिए तिल जो है ना वो दो तरीके का, अगर तिल देखें तो उत्तरी भारत में खरीफ फसल है, लेकिन अगर दक्षिणी भारत में बात करें तो ये रबी फसल है, यानी ठंडी के समय होता है। अरंडी और खरीफ और रबी दोनों की फसल ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, यहाँ कुछ फोटो दिया गया है, ये आपका क्या है, ग्राउंड नट्स है, ये आपका क्या है, सूरजमुखी है, ये आपका क्या है, सरसों है। ठीक है, यहाँ देखिए चाय का कृषि है, ये आपको चाय का पत्तियों को चुनते हुए दिखाया गया है। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चाय के बारे में। कहते हैं चाय की खेती रोपण कृषि एक उदाहरण है। क्या ये रोपण कृषि का एक उदाहरण है? कौन? चाय। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ फसल है, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लाए थे। क्या ये पेय पदार्थ है? और ये अंग्रेजों ने भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी में सुगम जल निकास वाले ढलान क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। समझिए, खासकर ये ढलान वाले क्षेत्र में उगाया जाता है, इस तरह से समझिए। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। कोष्ण, नम और पाला रहित, पाला नहीं होना चाहिए। वर्ष भर समान रूप से होने वाले वर्षा का बछौर इसकी कोमल पत्तियों को विकास में सहायक होती है। इसमें क्या होना चाहिए, कोमल पत्तियों पर थोड़ा सा वर्षा भी होते रहना चाहिए। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में क्या, सस्ता और कुशल, सस्ता भी चाहिए और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। और चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम है, पश्चिम बंगाल है, जो दार्जिलिंग जानते हैं, जलपाईगुड़ी जिलों में उगाई जाती है। तमिलनाडु के और केरल में कुछ उगाए जाते हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी उगाई जाती है। सन 2018 में भारत में विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा, देखिए सन अगर 2018 की बात करें तो भारत क्या है, विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश था। 2018 की बात कर रहा है, अभी भी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कॉफी। कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। सोच सकते हैं कॉफी क्या है, पूरे विश्व में विख्यात है। किसके लिए?
गुणवत्ता के लिए। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। अगर अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की बात करें तो कहाँ से लाई गई थी? यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी विश्व भर में क्या है? अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदान पहाड़ियों यानी कर्नाटक में से हुई थी। आज इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास भी होती है। इसमें कहाँ कहाँ होता है आप देख लीजिए। केरला, पहले कर्नाटका, तब केरला, तब तमिलनाडु में भी की जाती है। आइए अब हम लोग बात करते हैं बागवानी फसलें। कहते हैं सन 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन चीन के बाद दूसरा स्थान है। अगर 2018 में भारत के विश्व में कहा जाए तो फल और सब्जियों में क्या है? चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फसलों का उत्पादक है। भारतीय फलों में जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर में चेरापूंजी के संतरे, केरल और मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले और उत्तर प्रदेश और बिहार के लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश से क्या है देख लेते हैं एक बार। आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र का अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती और खुबानी, अखरोट विश्व में क्या है? मांग है। आइए देख लेते हैं एक बार फिर से, थोड़ा इसको एक बार क्लीन करते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कचरा हो गया, निकालते हैं इसको। देखिए कहता है कि भारतीय फलों में जिनमें से क्या है? महाराष्ट्र की बात करते हैं, आंध्र है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, आसाम है, नागपुर है, चेरापूंजी के संतरे। देखिए इसमें क्या है आपको? महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल क्या? आम, नागपुर और चेरापूंजी क्या है? संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्या है? केले, और उत्तर प्रदेश और बिहार क्या है? लीची, और मेघालय क्या? अनानास, और आंध्र और तेलंगाना और महाराष्ट्र की बात करें तो क्या मिलेगा आपको? अंगूर, और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर क्या मिल जाएगा? सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट। ये सब क्या है? विश्व भर में डिमांड है इसका। समझ गए? आगे चलते हैं। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंदा गोभी, टमाटर, बैगन, आलू उत्पादन क्या है? ये भी हम लोग अच्छा खासा उगा लेते हैं अपने खाने पीने पर। आइए देखते हैं, बात करते हैं आखाद्य फसलें। आखाद्य फसल में क्या है? जिसको खाया नहीं जाता है, ठीक है, और वो भी फसल है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें रबड़ की बात करते हैं। आखाद्य फसलें में क्या है? रबड़, ठीक है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की सब फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। क्या है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है। कौन? रबड़। खासकर ये भूमध्य रेखा के आसपास उगाई जाती है। इसको क्या चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस का अधिक क्या चाहिए? तापमान चाहिए। नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इससे क्या होगा? समझ गए? 200 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? इसको वर्षा होना चाहिए, और 25 डिग्री क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में क्या प्रयुक्त होती है। ये मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और मेघालय की गारो खासी पहाड़ियां हैं, उसमें गारो पहाड़ियों पर उगाया जाता है। अब हम बात करें रेशेदार फसलें। कपास, जूट, सन और क्या है? प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने का प्राप्त होती है, और चौथा जो है वो कीट से प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं रेशम कीट। और वो रेशम कीट उसको क्या बोलते हैं? कोकून, जो गोलाकार आकार के ऐसा बनाता है, ठीक है। आइए कहता है जो रेशम कीट प्राप्त होता है, जो मलबारी पेड़ के हरी पत्तियों पर पलता है। देखिए जो रेशम कीट भी होता है वो मलबारी पेड़ पे हरी पत्तियों पर क्या होता है? ये पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर कहते हैं। ये आपको बैगन, टमाटर सब दिया हुआ है, मटर सब देख लीजिए। हम लोग आगे बात करने वाले हैं कपास। भारत को कपास पौधे का मूल स्थान माना जाता है। अगर कपास को देखा जाए तो भारत क्या है? ये भारत का ही मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन भारत विश्व में
चीन के बाद। कब? चीन के बाद दूसरा स्थान है। ये 2017 का रिपोर्ट दिया गया था। दक्कन का पठार सूखतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए क्या प्रयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए तापमान मतलब क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, हल्की वर्षा होना चाहिए या सिंचाई होना चाहिए। इसमें 210 दिन क्या होना चाहिए? पाला रहित होना चाहिए, याद रखिएगा 210 दिन, और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ फसल है और इससे पक्का तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र कहाँ कहाँ होते देख लीजिए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास क्या है? मुख्य उत्पादक राज्य है। समझिए। अब बात करने वाले हैं जूट। जूट को सुनहरा यानी गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ में आई नई मिट्टी जमा हो जाती है। इसके बढ़ने से उच्च तापमान चाहिए वो, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये सब क्या है? जूट का मुख्य उत्पादक राज्य है। इसका प्रयोग क्या करते हैं? बोरी बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी वस्तु बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। काफी एक कृषि सुधार कैसे किया जा सकता है, देखते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्ष के पुराने तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन का अभाव में लगातार भूमि के संसाधन प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर एक ही तरह से कृषि करते तो क्या होगा? कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है, इसकी गति क्या होती है? मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों को विकास होने के उपरांत भी देश में एक बहुत से भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। अभी भी क्या है? लोगों के साथ उतना टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, जिससे क्या है? नेचुरल फर्टिलाइजर और मानसून की आवश्यकता पर मतलब क्या निर्भर करता है कि मानसून आएगा तो खेती होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% भी अधिक लोगों का आजीविका प्रदान करना और क्या है? कृषि है। इसलिए क्या चाहिए? थोड़ा टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या है? देश के गंभीर तकनीकी सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए जोतों की चक्काबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बांट दी जा रही है, जिसे चक्काबंदी करना अनिवार्य है। मतलब क्या है चक्काबंदी? अब बताते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्या जमीन है, एक आदमी की जमीन है, इसे कितना हो गए? मान ली 4 बिट्टे हो गए, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया? 4 भागों में बांट दिया गया। यही किसान की और जमीन है, मान ली यहाँ, तो यहाँ 4 भागों में बांट दिया गया। अब इससे होता क्या है कि जमीन का छोटा छोटा क्या हो टुकड़ा बंद कर गया, ठीक है। अगर यही किया जाता है कि भाई एक यहाँ 2 टुकड़ा करके 2 बेटा देते हैं और यहाँ टुकड़ा करके 2 बेटा देते हैं, तो क्या है? जमीन का टुकड़ा कम होता है, छोटा नहीं होता। तो वही क्या है? चकबंदी करने मतलब क्या होगा? जमीन को मतलब छोटा छोटा टुकड़े में उसको बड़ा भाग में मतलब बदलना, ठीक है। तो ये क्या करना चाहिए? चकबंदी करना अनिवार्य है। कहते भूमि सुधार कानून तो बने परंतु उसके लागू करने में ढील दी गई। बहुत से भूमि सुधार कानून भी बनाया गया, लेकिन उसमें क्या गया? ढील दिए गए। 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधार के लिए शुरुआत किया। से पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ की गई थी, लेकिन ये सभी जगह सफल नहीं हो पाए। कुछ जगह सफल हुआ, जैसे हरियाणा हो गया आपका, पंजाब हो गया, यहाँ तो हरित क्रांति सफल हुआ, लेकिन सब जगह सफल नहीं हो पाया। इसका वजह जानते क्या है? सिर्फ क्या है? जोत को छोटा होना। परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों में तक ही सीमित रहा। इसलिए 1990 मतलब 80 और 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब? 1980-90 में, जो संस्थागत और तकनीकी सुधार पर क्या था? आधारित था।
इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों को सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा क्या किया, प्रावधान किया गया और किसानों को कम दर पर ऋण प्रावधान किए गए थे। ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियां और बैंकों ने अपना सम्मिलित था इसमें। उसमें क्या है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया कि लोगों को क्या है कि किसान को कम रेट पे आप पैसा दीजिए, ऋण दीजिए, ये सब कदम उठाए गए। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड का प्रावधान किया था। देखिए के, सी और सी। और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी योजना लाया गया है। इसके अलावा आकाशवाणी पे या दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारियां दी जाती है, ठीक है, और कृषि कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों को शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य यानी न्यूनतम मिनिमम जो होता है ना सपोर्ट प्राइस, वो दिया जाता है, जिसके लिए अभी क्या है वो आपका विरोध भी चल रहा है। और कुछ महत्वपूर्ण फसलों को लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा करते रहती है, समझ गए। तो ये हो गया आपका। एक नीचे दिया है भूदान ग्राम दान, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते रहता है। कहते हैं महात्मा गांधी ने विनोबा भावे जिन्होंने अनेक सत्याग्रहों में सबसे निष्ठावान सत्याग्रह की तरह भाग लिया था, जो अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। महात्मा गांधी की जो अगर रियल में देखा जाए ना तो विनोबा भावे क्या है, इनको बहुत ज़्यादा फॉलो किए महात्मा गांधी को। इनकी गांधी जी का ग्राम स्वराज अवधारणा में बड़ी क्या है, गहरी आस्था थी, वो समझते थे जी को। गांधी जी की शहादत के बाद संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने क्या पूरे देश को पद यात्रा भ्रमण किया था। एक बार जब वो आंध्र प्रदेश के एक गांव में पोचमपल्ली के बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उन्हें अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांग की थी कि भैया हमको कुछ भूमि को दिवा दीजिए। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वो सहकारी खेती करें तो उनको भारत सरकार से बात करके उसके लिए कुछ जमीन मुहैया कराएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी, कौन, रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए। उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीण को 80 एकड़ भूमि बांटने के लिए पेशकश कर दिया कि मैं 80 जो ग्रामीण हैं, भूमिहीन ग्रामीण हैं, उनको मैं 80 एकड़ जमीन दे देंगे। इसे भूदान के नाम से जाना गया, यानी भू मतलब जमीन और दान मतलब देना, ठीक है, तो भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। और कुछ जमींदारों ने अपने गाँवों को मालिक थे और जो भूमिहीन थे उनको पूरे गाँव देने की पेशकश की कि हम पूरे गाँव बांट देंगे, जिसको क्या कहा गया, ग्राम दान कहा गया। क्या कहा गया, ग्राम दान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। और विनोबा भावे द्वारा शुरू की गई इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति, इसमें कोई किसी का कुछ खून खराबा नहीं भैया, ये बहुत बार क्या था, क्रांति था, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, चैप्टर समाप्त हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।